नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुगा संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम जैसे हमने कहा था कि आपसे 10 जुलाई से आपके सामने अनेक वीडियो लेकर आएंगे, उसी क्रम में आज हम एक ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं जो रीट हो या आरपीएससी की एग्ज़ाम्स हो या आरएसएम एसएसबी की एग्ज़ाम हो या अदर नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हो, इन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैं इसका जनरल इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखो दोस्तों, हमारे इसमें टॉपिक जो आपके रीट के सिलेबस में भी स्पेशली दे रखा है, इस टॉपिक के अकॉर्डिंग राजस्थान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जिसको हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी ले सकते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में दे रखे हैं पृथ्वी के मंडल, यानी हमारी जो पूरी पृथ्वी है उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। आपको पता है हम कहाँ पर रहते हैं, स्थल पर रहते हैं, तो वो भाग कौन सा हो गया, स्थल मंडल हो गया, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पृथ्वी का भाग होता है, जो जल वाला भाग है, जिसमें महासागर, सागर, विभिन्न प्रकार की झीलें फैली हुई है, उस भाग को हम जलमंडल कहते हैं, यानी हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और तीसरा भाग, ये देखिए चारों तरफ हमारे जो स्पेस फैला हुआ है, जो वायु है, और इसकी जो परतें पृथ्वी के चारों तरफ अक्यूमुलेटेड है, जमा है, उसको हम वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो तीनों टॉपिक आपके सिलेबस में, हालांकि अगर इन तीनों का कंपैरिजन करेंगे तो वायुमंडल की परतों वाला जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं सीधे वायुमंडल की परतों वाले टॉपिक से इस चीज को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इनका डायग्रामेटिकली व्यू भी हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात होती है स्थल मंडल की। तो जब भी स्थल मंडल की बात होगी तो आपको एक चीज बिल्कुल पता रखनी है कि जो स्थल भाग है वो हमारी पृथ्वी के लगभग 29% पर फैला हुआ है। जो स्थल मंडल है वो कितने परसेंट पर फैला हुआ है, 29% पर फैला हुआ है। और स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल के 29% पर कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। मैं ऐसे कहूंगा कि वर्तमान में महाद्वीप कितने हैं, 7 हैं, क्योंकि कभी भी पृथ्वी पर ज्योग्राफिकल कंडीशन एक जैसी नहीं रहती। आज से लगभग 450 करोड़ साल पहले हमारी पृथ्वी सूर्य से अलग हुई। आज से लगभग 120 करोड़ साल पहले पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू हुई। और आज से 120 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर किसी भी प्रकार के महाद्वीप नहीं थे। आज से लगभग 60 से 80 करोड़ साल पहले धीमे धीमे पृथ्वी जुड़ना शुरू हुई, पृथ्वी पर स्थल मंडल बनना शुरू हुआ। और आज के समय से अगर माने तो लगभग आज के समय से 16 से 20 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनने लग गई, जिसमें पर्वत बने, पहाड़ बने, पठार बने, धरातल बने और पर्वत चोटियों का निर्माण हुआ, समुद्र में द्वीपों का निर्माण हुआ। तो इसी तरह से ये संरचनाएं बनती जाती है। हम देखें तो हम अगर कार्बोनिफेरस युग में चलते हैं तो कार्बोनिफेरस युग में पृथ्वी पर 7 महाद्वीप नहीं थे। पूरी पृथ्वी इस तरह से कंप्लीटली जुड़ी हुई थी। ये देखो, इस तरह से पृथ्वी है और पृथ्वी पर इसी तरह से एक पूरा का पूरा भूखंड था। और ये जो भूखंड वाला भाग है इसको हम क्या नाम से जानते थे, पेंजिया। इसको हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और ये चारों तरफ जो विशाल महासागर फैला हुआ था, इस विशाल महासागर को हम क्या बोलते थे, पेंथालासा। किस नाम से जाना जाता था, पेंथालासा के नाम से जाना जाता था। ये दोस्तों मैंने स्थिति बताई है आज से लगभग 20 से 25 करोड़ साल पहले की स्थिति, कार्बोनिफेरस युग की स्थिति, जब पृथ्वी पर ये 7 महाद्वीप नहीं थे। पृथ्वी पर केवल एक ही भूखंड था और उस भूखंड को हम क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और चारों तरफ जो विशाल महासागर फैला हुआ था, उस विशाल महासागर को क्या कहते थे, पेंथालासा कहते थे। मैं आपको और जो आगे टॉपिक्स आएंगे उसमें बहुत अच्छी तरह इनको समझाने वाला हूं। आज केवल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। अब क्या हुआ, पृथ्वी जो है नीचे, पृथ्वी का सबसे निम्न, जब हम पृथ्वी के केंद्र में जाते हैं, जब सेंटर में जाते हैं, तो लावा है जो लिक्विड अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी प्लेटें तैर रही है। इनको कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और जब ये प्लेटें टकराती है, साइड से टकराती है, सामने से टकराती है, एक दूसरे से दूर जाती है, तब इन प्लेटों में टक्कर या मूवमेंट की वजह से विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का निर्माण होता है। तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के कारण ये प्लेटें एक दूसरे से दूर या पास गई, प्लेटों में बीच में दरारें आई, और जो पेंजिया था, ये पूरा का पूरा जो पेंजिया था, ये धीमे धीमे टूटता गया।
और टूटते टूटते आज हमारी दुनिया में कितने महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं? ये 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं। तो आपके सिलेबस में इन 7 महाद्वीपों का अध्ययन पूछा जाता है कि भाई, और इनकी विशेषता पूछी जाती है। मैं बिल्कुल आपको एक एक चीज टॉपिक वाइज टॉपिक कराने की कोशिश करूंगा और प्रोजेक्टर के माध्यम से भी इन एक एक महाद्वीपों को कराने की कोशिश करूंगा। तो आप बिल्कुल इसको ढंग से एकदम चीजों को समझें। देखो, ये 7 महाद्वीप हैं। मैंने एशिया महाद्वीप से लेके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तक यहाँ पर इनका ऑर्डर लिखा है। ये इन महाद्वीपों का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये अवरोही क्रम है, यानी जो महाद्वीप मैंने सबसे ऊपर लिखा है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप माना जाता है, और जो महाद्वीप मैंने सबसे लास्ट में लिखा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। और बड़े से छोटे का जो क्रम होगा वो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको चीजों को थोड़ा समझ के चलना है, ठीक है। तो आज वर्तमान में दुनिया में कितने महाद्वीप है? 7। मैं एक करंट का टॉपिक आपको बता दूं कि हाल ही में मतलब अभी 3 वर्ष पहले कुछ भूवैज्ञानिकों ने एक नए महाद्वीप की खोज की और इस नए महाद्वीप को नाम दिया गया था ज़ीलैंडिया। इस महाद्वीप को क्या नाम दिया गया है? ज़ीलैंडिया दिया गया है। यह दुनिया का 8वां महाद्वीप होगा। अभी यह प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है और लगभग 20 से 25 लाख वर्ष बाद यह पृथ्वी पर आ जाएगा, तो तब इसे महाद्वीप का दर्जा दिया जाएगा। तो वर्तमान में आपको जो महाद्वीप है वो कितने मानते हुए चल रहे हैं? केवल और केवल 7 महाद्वीप मानते हुए चल रहे हैं। तो ये सातों के सातों क्या हो गए? महाद्वीप हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा उत्तरी अमेरिका, उससे छोटा दक्षिणी अमेरिका, उससे छोटा अंटार्कटिका, जनता निवास नहीं करती, जन शून्य है, उससे छोटा यूरोप, और दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रोनेशिया भी कहते हैं, ठीक है, या ऑस्ट्रेनेशिया भी कहते हैं। वो क्या होता है जब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आएगा तब उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। अब दोस्तों हम दूसरे पार्ट पर आते हैं। स्थल के अलावा पृथ्वी पर जो चारों तरफ फैला हुआ पार्ट है उसको हम किस रूप में जानते हैं? जलमंडल के रूप में जानते हैं। और जलमंडल को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो जलमंडल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तो इसमें टोटल बड़े महासागर कितने हो गए? 5। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ये महासागरों का भी मैंने बड़े से छोटे का क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। एक चीज पर आप कंफ्यूज ना हो, कभी कभी परीक्षा में आता है कि दुनिया में महाद्वीप कितने हैं, तो कई जो भूगोल वैज्ञानिक हैं वो दुनिया में जो महासागर हैं उनकी संख्या केवल कितनी मानते हैं? 4 मानते हैं कि दुनिया में केवल 4 महासागर है। अंटार्कटिक महासागर अन्य महासागरों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसे नहीं मानते। पर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो आपको महासागरों की संख्या कितनी याद रखनी है? 5। इसी प्रकार दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और सबसे गहरा महाद्वीप कौन सा माना जाता है? प्रशांत महासागर। मैंने आपको यह स्थिति बताई थी, कार्बोनिफेरस युग चल रहा था, तो इस पूरे विशाल महासागर को क्या कहते थे? पेंथलासा कहते थे। तो आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में पेंथलासा का जो अवशेष है वो कौन सा महासागर है? तो पेंथलासा का अवशेष कौन सा महासागर माना जाता है? आपका प्रशांत महासागर माना जाता है, ठीक है। तो एक तो इसको आपको चीजों को क्या रखना है? ध्यान रखना है। अब मैंने आपसे बोला कि महासागरों में जो पानी पाया जाता है, महासागरों में जो जल है वो सारा का जल कैसा है? लवणीय है, खारा जल है, और उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या मिला हुआ है? लवण मिला हुआ है। और इस प्रकार का जो जल है वो पीने योग्य नहीं होता। तो भाई साहब हमको पूछा जाए कि पीने योग्य जल का मिलेगा, तो आपने देखा होगा जो बड़े बड़े ध्रुवीय क्षेत्र हैं, देखो ये पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव। ये पृथ्वी का कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ जमा होती है, वो बर्फ पिघलती है, वहां बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को ग्लेशियर कहते हैं। ग्लेशियर से बर्फ पिघलती है, बर्फ के पिघलने से नदियां बहती है, नदियों के बहने से जो पानी होता है वो हमें प्राप्त होता है। हम बांध बना के पानी को रोकते हैं, कृषि के काम में लेते हैं, सिंचाई के काम में लेते हैं, बिजली बनाने के काम में लेते हैं, अन्य जरूरतों के काम में लेते हैं, और यही नदियां बहकर वापस से समुद्रों में चल जाती है। तो जो महासागर हैं इनमें तो हमें कौन सा पानी प्राप्त होता है? खारा पानी, नमकीन पानी, जो पीने योग्य नहीं है। हालांकि एक तकनीक है जिसको हम कहते हैं डीसैलिनेशन प्रोसेस, और डीसैलिनेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या होता है कि हम वो डीसैलिनेशन प्रोसेस के माध्यम से क्या कर सकते हैं कि उस खारे पानी को मीठे पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हम इस टेक्निक के माध्यम से, बहुत एडवांस टेक्निक है और कई देश इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मीठे या ताजे पानी की। तो समुद्रों का पानी जब सूर्य की
गर्मी में जब वाष्प बन के उड़ता है तो वही वर्षा के रूप में वापस बरसता है। तो वर्षा का पानी हो गया, तालाबों का पानी हो गया, मीठे पानी की झीलों का पानी हो गया, या भूगर्भीय जल भंडार है, वो सब पीने योग्य पानी होता है। तो उसको भी हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जल मंडल के अंतर्गत इसको पढ़ेंगे। एक मैंने यहां और चीज लिखी है जो आपके सिलेबस में है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। जब हम जहां खड़े हुए हैं वो धरातल है, जैसे जैसे हम धरातल से नीचे गहराई की ओर जाएंगे वैसे वैसे पृथ्वी पर तेजी से घनत्व बढ़ता जाएगा, तेजी से टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते चले जाएंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी हम इसमें पढ़ेंगे। उसी मिट्टी से, पृथ्वी की चट्टानों से टूटकर बनी मिट्टी पर ही क्या होती है? कृषि होती है। तो रिसोर्सेज में आ गई। पृथ्वी के गर्भ में जब जाते हैं, पृथ्वी के खदानों में जब खुदाई करते हैं तो विभिन्न प्रकार के खनिज मिलते हैं, धात्विक या अधात्विक, मतलब मेटेलिक और नॉन मेटेलिक प्राप्त होते हैं, और अन्य जो पदार्थ प्राप्त होते हैं इनको भी हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे मंडल की। जो हमारा तीसरा मंडल है वो हमारे देखो चारों तरफ फैला हुआ रहता है, हमारे आकाश में फैला हुआ है। अंतरिक्ष की बात नहीं कर रहा, केवल पृथ्वी के वायुमंडल की बात कर रहा हूं। उस पूरे जो गैसों का संगठन है हम उसको वायुमंडल के नाम से जानते हैं। तो जब वायुमंडल के नाम से जानते हैं तो आपसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुमंडल की विभिन्न परतें कौन कौन सी है, जो मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक। और वायुमंडल की जो विभिन्न परतें हैं उन परतों की ऊंचाइयां कितनी है, उन परतों का काम क्या क्या है, और किस तरह से किस परत की कौन कौन सी विशेषताएं है। दूसरी बात आपको पता है कि हमारा जो वायुमंडल है वो एक पर्टिकुलर गैस से नहीं बना होकर विभिन्न प्रकार की गैसों का संगठन माना जाता है। भाई एक पर्टिकुलर से नहीं बनके जो विभिन्न प्रकार की गैस होती है उनसे मिलकर ये वायुमंडल बना है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है, लगभग 78%। सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, लगभग 21%। प्राणवायु है, हम श्वास के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। फिर आपकी ऑर्गन हो गई, फिर आपकी हीलियम हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और न्यून मात्रा में बहुत सारी गैसेस है। तो कौन कौन सी गैस होती है, कौन कौन सी गैस की मुख्य एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है, उन सारी एप्लीकेशन को भी हम समझने का क्या करेंगे? प्रयास यहां पर करेंगे। तो मैं आपको ये पहले जो हमारा ज्योग्राफी हमने स्टार्ट किया आज से, उस ज्योग्राफी का जो पहला टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी का, वो मैं एक इंट्रोडक्शन के साथ आपको यहाँ पढ़ाने की क्या कर रहा हूँ? कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको इसके जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको ध्यान रखना है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको जो ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा इसके साथ विश्व में क्या क्या हो रहा है, यानी हम जो भी ये चीजें पढ़ रहे हैं तो इनको अच्छे से हम तब समझ पाएंगे जब एक तो सबसे बढ़िया इनका डायग्राम व्यू हो। तो डायग्राम व्यू भी आपको प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं दिखाने की या स्लाइड के माध्यम से दिखाने की क्या करूंगा? मैं कोशिश करूंगा। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको मेन चीज बताने की कोशिश करूंगा कि इन चीजों से रिलेटेड विश्व में जो जो भी करंट हो रहा है उन करंट को भी मैं यहां लाके जोड़ दूंगा, तो आपको किसी भी चीज को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लूंगा राजस्थान वर्ल्ड या फिजिकल ज्योग्राफी का, वो मैं वायुमंडल की परतों का लूंगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।